हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूं। आज है 19 मार्च 2024। आई होप आप लोग का रिवीजन काफ़ी अच्छे से चल रहा होगा। करंट अफेयर्स को लेकर के जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूं, यहाँ पे मेरे तरफ से जो करंट अफेयर कवर कराई जाती है वो बाइलिंगुअल्स में कवर कराई जाती है, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में। यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नोट्स जो है, नोट्स का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहीं पे आपको सारे पीडीएफ जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे जो करंट अफेयर्स आपको कवर कराए जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसको अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा और बारीकी से हर एक चीज़ का हर एक नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला न्यूज़, अच्छे से सारे करंट अफेयर कवर करते हुए चलेगा क्योंकि लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला जो न्यूज़ है बेसिकली ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे से रिलेटेड है। बेसिकली नेशनल लेवल पे ये दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है और इसको यहाँ पे सेलिब्रेट जो किया जाता है वो 18 मार्च को यहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय आयुध निर्माणी दिवस जिसको कहते हैं, नेशनल ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे, 18 मार्च को इसको हर साल यहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा, ये बेसिकली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड आप इसको कह सकते हैं, एशिया का दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे जितने भी डिफेंस से रिलेटेड जितने भी जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो यहीं पे आपको तैयार किए जाते हैं। तो ये भारत की सबसे पुरानी आयुध फैक्ट्री का विनिर्माण कार्य यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि 18 मार्च 1802 से इसकी शुरुआत हुई थी। देख सकते हैं इंडिया का सबसे पुराना ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जिसकी शुरुआत 18 मार्च 1802 से की गई थी। ये बोर्ड जो है ये दुनिया का 37th लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ग्लोबली है, देख सकते हैं। तो दुनिया का सबसे अगर मैं बात करूँ लार्जेस्ट नंबर पे, तो 37th नंबर पे ये आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा रक्षा उपकरण निर्माता है और एशिया में दूसरा, देखिए अभी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस भी किया था, एशिया का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, बेसिक जो डिफेंस इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, OFB की अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिकली रक्षा की चौथी शाखा आप इसको कह सकते हैं, फोर्थ आर्म ऑफ डिफेंस आप इसको कह सकते हैं, एंड फोर्स बिहाइंड द आर्म्ड फोर्सेस भी कह सकते हैं। सशस्त्र बलों के पीछे की शक्ति के रूप में इसको बेसिकली जाना जाता है। OFB ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ये ध्यान रख सकते हैं, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ये आपका बोर्ड देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1775 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर की मैं बात करूँ तो ये इसका हेडक्वार्टर आयुध भवन में है जो कि कोलकाता में है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस के रूप में इसको 18 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए ये आपका न्यूज़ में बना हुआ है, इसको ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ जो है यहाँ पे इस इनसे रिलेटेड भी हम लोगों ने न्यूज़ कवर किया था, याद होगा आपको। यासीन मलिक है ये बेसिकली, ये इस ग्रुप के ये बेसिकली हेड है जिसको जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट एसोसिएशन कहा जाता है। और यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा इसको यहाँ पे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। इस पर बैन लगा दिया गया है अगले 5 साल के लिए, ये ध्यान रख सकते हैं। जिसको लीड किसके द्वारा किया जाता है, यासीन मलिक के द्वारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो एक तरह से जेल में बंद आतंकी आरोपी यासीन मलिक के नेतृत्व वाले जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, 5 साल के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। बेसिकली ये जो है ये टेररिज्म को बढ़ावा दिया जाता था इस ग्रुप के द्वारा। तो सरकार ने जम्मू कश्मीर पीपुल्स फ्रीडम लीग को भी अलगाव को बढ़ावा देने के लिए, यानी आप देख सकते हैं अबेटिंग सेसेशन की बात यहाँ पे कही जा रही है, प्रतिबंधित समूह के रूप में इसको क्या किया गया है, नामित किया गया है। देख सकते हैं फोर फैक्शंस आपको देखने को मिलेगा ये पीपुल्स लीग के। कौन कौन है, मुख्तार अहमद वाजा आप यहाँ पे देख सकते हैं, बशीर अहमद टोटा देख सकते हैं, गुलाम मोहम्मद खान देख सकते हैं और अजीत शेख, ये ध्यान रख सकते हैं। जो गुट कह सकते हैं, 4 गुट आपको देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर पीपुल्स का। और यहीं पे उसको यहाँ पे बैन कर दिया गया अगले 5 साल के लिए, जिसका नेतृत्व यासीन मलिक के द्वारा किया जा रहा है, देख सकते हैं। जो कि नेतृत्व जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का इनके द्वारा किया जाता है। तो केंद्र सरकार के द्वारा इसको गैर कानूनी एसोसिएशन यहाँ पे घोषित कर दिया गया है और इस पर प्रतिबंध अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, ये ध्यान रख सकते हैं। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट एसोसिएशन की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ बेसिकली वुमेन्स प्रीमियर्स लीग से लेकर के WPL, जिसका फाइनल जो है बेसिकली अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया था जो कि न्यू दिल्ली में है। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के द्वारा यहाँ पे जीत हासिल की गई है।
रनर अप जो रहे हैं वो दिल्ली कैपिटल्स रहा है, देख सकते हैं। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के द्वारा यहाँ पे इन्होंने WPL टाइटल यहाँ पे खिताब इन्होंने जीत लिया है, महिला प्रीमियर लीग 2024 का। और यहाँ पे नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत की पहली प्रीमियर लीग 2024 का यहाँ पे फाइनल जीता गया है। सबसे वैल्यूएबल अगर मैं बात करूँ, रनर अप कौन रहा है, यानी किन के अगेंस्ट में इन्होंने ये बेसिकली जो फाइनल मैच खेला गया था वो RCB किसके अगेंस्ट में खेली थी, दिल्ली कैपिटल्स में, ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट में खेली थी, जिसको दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके इन्होंने जीत दर्ज की है। सबसे वैल्यूएबल प्लेयर की मैं बात करूँ, सबसे मूल्यवान खिलाड़ी जो है वो दीप्ति शर्मा रही है, ये टाइटल इनको दिया गया है। ऑरेंज कैप की बात करूँ तो एलिसी पेरी, याद है अभी न्यूज़ में बनी हुई थी, कौन है चलिए मुझे बताइएगा, आज के डेट में ये न्यूज़ में क्यों बनी हुई है, एलिसी पैरी, हम लोगों ने कवर किया है, ये पहला क्वेश्चन आपका, बताइएगा मुझे क्यों न्यूज़ में बनी हुई है। ऑरेंज कैप इनको यहाँ पे दिया गया। पर्पल कैप की बात करूँ तो श्रियंका पाटिल, ये ध्यान रख सकते हैं, श्रियंका पाटिल को यहाँ पे दिया गया। प्लेयर ऑफ द फाइनल की मैं बात करूँ, सोफी मोलिनिक्स को यहाँ पे दिया गया है, सोफी मोलिनिक्स, ये सारे खिताब इनको दिए गए। तो थोड़ा सा याद रखते चलिएगा, ये वाला पोर्शन खास करके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बन करके आते हैं, बनते हैं। तो यहाँ पे उप विजेता यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स रहा है, सबसे मूल्यवान खिलाड़ी दीप्ति शर्मा यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑरेंज कैप यहाँ पे एलिसी पैरी यहाँ पे रही है। पर्पल कैप किसको दिया गया, तो श्रियंका पाटिल को दिया गया। और फाइनल की खिलाड़ी अगर मैं बात करूँ, प्लेयर ऑफ द फाइनल सोफी मोलिनिक्स को यहाँ पे दिया गया, ठीक है। दिल्ली कैपिटल्स ने इस लीग टेबल में सबसे टॉप पे रही है, क्योंकि 8 मैच में 6 इन्होंने जीत हासिल की है, तो देख सकते हैं तभी जा करके फाइनल में इंटर की थी। तो पूरे लीग टेबल में अगर मैं बात करूँ तो सबसे टॉप में कौन सा टीम रहा है, तो दिल्ली कैपिटल्स रहा है, ये ध्यान रख सकते हैं। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करने के बावजूद आज के डेट में ये नहीं जीत दर्ज कर चुकी हैं। अब बेसिकली फाइनल जो है वो किसके द्वारा जीता गया है, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के द्वारा जीता गया, ठीक है, WPL 2024। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वोल्केनो फटने के बाद यहाँ पे ये जो कंट्री है यहाँ पर इसको स्टेट ऑफ इमरजेंसी यहाँ पे घोषित कर दिया गया। सदर्न आइसलैंड की बात यहाँ पे कही जा रही है। आइसलैंड कंट्री में सदर्न आइसलैंड वाला जो हिस्सा है वहाँ पे ये वोल्केनो इरप्ट हुआ है, और वहीं पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी बेसिकली इसको यहाँ पे घोषित कर दिया गया है। तो ज्वालामुखी फटने के बाद आइसलैंड में आपातकाल की स्थिति यहाँ पे घोषित कर दी गई है, देख सकते हैं। सदर्न आइसलैंड की बात यहाँ पे कही जा रही है। ये एरिया कौन सा है, रीक जेंस पेनिसुला, यहीं पे बेसिकली ज्वालामुखी फटा है। ये चौथा ऐसा इरप्शन आपको देखने को मिलेगा इस एरिया का दिसंबर 2023 के बाद से। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टोटल कितने एक्टिव वोल्केनो सिस्टम आप देख सकते हैं, तो 33 सक्रिय ज्वालामुखी प्रणाली का घर आप यहाँ पे देख सकते हैं आइसलैंड को, ठीक है। यूरोप में सबसे अधिक संख्या आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा यूरोप में सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो किस कंट्री में है, तो यहाँ पे आइसलैंड में आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आइसलैंड में ज्वालामुखी फटने की वजह से इस कंट्री को अभी आज के डेट में आपातकालीन घोषित कर दिया गया है, देख सकते हैं, ठीक है। दुनिया के सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो की मैं बात करूँ तो दुनिया का वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव वोल्केनो की बात करूँ, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना आप यहाँ पे देख सकते हैं। 3350 मीटर का, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट के बीच में ये लोकेटेड है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। आइसलैंड यहाँ पे आज के डेट में स्टेट ऑफ इमरजेंसी यहाँ पे घोषित कर दिया गया है, आपातकाल स्थिति यहाँ पे लगा दी गई है। और ये अगर मैं बात करूँ इसके मैप की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आइसलैंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसकी कैपिटल की मैं बात करूँ रेकजैविक, तो यहीं पे बेसिकली जो है वोल्केनो यहाँ पे फटा है। और ये नॉर्डिक आइलैंड नेशन बेसिकली इसको कहा जाता है, ठीक है। मतलब वैसा वैसा द्वीप जहाँ पे वोल्केनो पूरी तरह से भरा हुआ है, हॉट स्प्रिंग्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, लावा क्षेत्र आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा एरिया में है, फैला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अगर नेशनल पार्क की बात करूँ तो स्नैपवेल्स जो कुल यहाँ के नेशनल पार्क है, देख सकते हैं। और यहाँ पे वटना जो कुल भी यहाँ पे एक नेशनल पार्क है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की मैं बात करूँ तो यहीं पे कैपिटल में ही आपको देखने को मिलेगा। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करूँ तो आइसलैंडिक आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूरोप में बेसिकली ये लोकेटेड है। पॉपुलेशन की बात करूँ 3.73 लैक्स यहाँ का पॉपुलेशन है। प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ कैटरिन जैकब्स डोतिर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आइसलैंड से रिलेटेड। यहाँ पे ग्रीनलैंड सी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रीनलैंड सी, ये आर्कटिक सर्कल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये रेखा जो यहाँ से पास हो रही है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन आपको नीचे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा मैप है, ये ध्यान रख सकते हैं, लोकेटेड यहीं से आपका न्यूज़ है, ठीक है। अगला न्यूज़ बेसिकली नेपाल से रिलेटेड है। नेपाल के जो एरिया है पोखरा,
इसको यहाँ पे नेपाल का टूरिज्म कैपिटल यहाँ पे घोषित किया गया है। नेपाल की पर्यटन राजधानी यहाँ पे घोषित किया गया है, किसको, पोखरा को। और ये बेसिकली डिक्लेरेशन जो है, इसकी घोषणा जो है सुरम में फेवा झील के तट पर स्थित बाराही घाट पर आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान की गई है। देख सकते हैं, तो बेसिकली ये फेवा लेक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, फेवा झील के तट पर स्थित बाराही सोर यहाँ पे कहा जा रहा है, बाराही घाट जो है वहीं पर आयोजित एक विशेष समारोह में, स्पेशल सेरेमनी में जो कि वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, वहीं पे इसके समारोह के आयोजन के टाइम पे इसको यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री की बात करो तो पुष्प कमल दहल है, ये ध्यान रख सकते हैं। प्रचंड पोखरा यहाँ पे टूरिज्म कैपिटल यहाँ पे घोषित किया गया। एक तरह से इसको एक रिकॉग्निशन देने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक पहचान बनाने को लेकर के ब्रांड के रूप में इसको स्थापित करने के लिए मदद मिलेगा, देख सकते हैं। तो एक रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड के रूप में इसको इस्टेब्लिश करने के लिए ये पहचान जो है, एक तरह से इंटरनेशनल लेवल पे इसको टूरिज्म कैपिटल के रूप में जाना जाएगा। और इसी को लेकर के इंटरनेशनल लेवल पे पहचान बनाने को लेकर के नेपाल का पोखरा जो है आज के डेट में एक ब्रांड के रूप में नामित करने के लिए इसको यहाँ पे घोषित किया गया है। चीफ मिनिस्टर ऑफ गंडकी प्रोविंस की मैं बात करूँ, गंडकी प्रोविंस वो है सुरेंद्र राज पांडे, याद रखिएगा, वहीं पे ये पोखरा आपका स्थित है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली पोखरा, ये ध्यान रखिएगा, मैप में अगर हम इसको समझे तो ये देख सकते हैं, ये प्रोविंस जो है गंडकी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहीं पे ये पोखरा आपको देखने को मिलेगा। इस लोकेशन की बात यहाँ पे कही जा रही है। कैपिटल ऑफ नेपाल की बात करूँ तो ये काठमांडू है, जो कि बागमती प्रोविंस में पड़ता है। देख सकते हैं ये प्रोविंस है, प्रोविंस 1, 2, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे प्रोविंस है, तो करनाली हो गए, ये सारे ध्यान रख सकते हैं। नेपाल को बेसिकली ऑफिशियली तौर पर फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल के नाम से जाना जाता है। जैसे इंडिया का क्या इंडिया को अगर मैं बात करूं तो इंडिया को क्या किस नाम से जाना जाता है ऑफिशियली, जो है इंडिया, डेट इज भारत। ठीक है, तो ये एक लैंडलॉक कंट्री, यानी चारों तरफ से ये लैंड एरिया से पूरी तरह से ये आपका घिरा हुआ है। बॉर्डर की मैं बात करूँ तो ऊपर में आप देख सकते हैं चाइना आपको देखने को मिलेगा, नीचे इंडिया है, और ये बेसिकली इंडो गंगेटिक प्लेन पर ये बेसिकली स्थित है। कैपिटल की बात करूँ काठमांडू है, नेपालीज रुपीज यहाँ की करेंसी है, 3 करोड़ यहाँ की पॉपुलेशन है, नेपाली लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है। पुष्प कमल दहल जो है यहाँ के प्रधानमंत्री है, ये ध्यान रख सकते हैं। तो पोखरा याद रखिएगा गंडकी प्रोविंस में ये आपका स्थित है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है सुरेश राज पांडे है, ये ध्यान रख सकते हैं। और इसी को यहाँ पर बेसिकली पोखरा को नेपाल टूरिज्म कैपिटल यहाँ पे घोषित किया गया, ये ध्यान रख सकते हैं। अगला न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनका नाम जो है वो मार्टिन मारवानियंग है, ये ध्यान रख सकते हैं। लाडा मार्टिन मारवानियंग को बेलागावी के पुलिस आयुक्त नियुक्त यहाँ पे किया गया। बेलागावी के कमिश्नर ऑफ पुलिस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नियुक्त किया गया है। तो श्री यहाँ पे आइडा मार्टिन माराबियंग जो है आईपीएस है, 2009 बैच के, इस ट्रांसफर्ड इमिडिएटली टू सर्व एज डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड कमिश्नर ऑफ पुलिस बेलागावी सिटी इन कर्नाटका। तो कर्नाटका के कमिश्नर ऑफ पुलिस के रूप में इनको यहाँ पे नियुक्त किया गया है, देख सकते हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक और पुलिस आयुक्त के रूप में यहाँ पे सेवा देने के लिए तुरंत स्थानांतरित कर दिया गया है, देख सकते हैं। मारविनियंग जो है 44 साल के मारवियंग ने पहली कलबुर्गी, यादगीर और सीआईडी बेंगलोर में एसपी के रूप में यहाँ पे कार्य किया था, देख सकते हैं। तो बेंगलुरु में इसके पहले इन्होंने एसपी के रूप में कलबुर्गी में हो गया, यादगीर में हो गया, और सीआईडी बेंगलोर के रूप में इन्होंने वर्क किया था। उमेश कुमार की मैं बात करूँ तो 1995 के बैच ऑफिसर यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनके साथ ही इनको पोस्ट किया गया था असिस्टेंट डीजीपी कर्नाटका रिजर्व पुलिस में, देख सकते हैं। तो कर्नाटका राज्य रिजर्व पुलिस के रूप में इनको यहाँ पे तैनात किया गया था 1995 बैच के अधिकारी उमेश कुमार जो है इनके साथ। तो याद रख सकते हैं लाडा मार्टिन मारवानियंग जो है यहाँ पे कमिश्नर ऑफ पुलिस बेलागावी के लिए यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। उसी को लेकर के आपका न्यूज़ है, ठीक है। अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे शीतल देवी को नेशनल पीडब्ल्यूडी आइकन यहाँ पे घोषित किया गया है, यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अभी जो है वो बेसिकली अगर मैं बात करूँ पार्टनर हुआ है बीसीसीआई के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे शीतल देवी को पीडब्ल्यूडी श्रेणी में ईसीआई ने नेशनल आइकन घोषित यहाँ पे कर दिया है। तो यहाँ पे एग्जीबिशन क्रिकेट मैच की यहाँ पे घोषणा की गई है। चुनाव आयोग ने एक प्रदर्शनी क्रिकेट मैच की मेजबानी के लिए बीसीसीआई के साथ यहाँ पे साझेदारी की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस मैच में भारतीय बघीर क्रिकेट एसोसिएशन टीम और दिल्ली और जिला क्रिकेट एसोसिएशन टीम यहाँ पे इसमें शामिल है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्रिकेट एसोसिएशन टीम एंड द दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन टीम
जिसका एम क्या है, जिसका उद्देश्य क्या है, ताकि वोटर एजुकेशन को यहाँ पे क्या किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके, मतदाता शिक्षा को यहाँ पे क्या करना है, बढ़ावा देना है, उसी को लेकर के बात कही जा रही है। अभी ये देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे लोकसभा चुनाव का जो है डेट यहाँ पे घोषित किया गया 19 अप्रैल से बेसिकली लोकसभा का चुनाव जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि 7 चरणों में होगा। और इसका जो 7वां चरण होगा वो 1 जून को होगा, जिसको लेकर के जो रिजल्ट जो घोषित होने की बात जो कही गई है वो 4 जून को लेकर के बात कही गई है, देख सकते हैं। तो उसी को लेकर के यहाँ पे वोटर को एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर ये पार्टनर बीसीसीआई के द्वारा यहाँ पे किया गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पर इसी को लेकर के शीतल देवी को पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में ईसीआई नेशनल आइकन यहाँ पे घोषित किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मैं बात करूँ, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो कौन है, राजीव कुमार है, ये ध्यान रख सकते हैं। इनके साथ 2 अभी जो आयुक्त है वो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सिंधु ने अपनी उपस्थिति से कार्य के शोभा बढ़ाई है। तभी आप देख सकते हैं ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू अभी रिसेंट में यानी 15 मार्च को ही कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पे नियुक्त हुए हैं, देख सकते हैं। इन्होंने रिप्लेस किसको किया, रिप्लेस किया अरुण गोयल को। ये सारे न्यूज़ हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, आई होप आपको याद होगा, अभी हम लोगों ने कवर किया है। और अभी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के तरफ से यानी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा 16 मार्च को डेट जो है लोकसभा चुनाव का यहाँ पे घोषित किया गया, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे पार्टनर जो किया गया है, यहाँ पे प्रमोट करने को लेकर के, वोटर एजुकेशन को लेकर के पार्टनर किया गया है। और ईसीआई ने नेशनल आइकन के रूप में किसको घोषित किया है, तो यहाँ पे शीतल देवी, ये ध्यान रख सकते हैं, यही है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में शीतल देवी, ये ध्यान रख सकते हैं। नेशनल पीडब्ल्यूडी आइकन यहाँ पे घोषित किया गया है। अगला न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनका नाम है टीएम कृष्णा। इनको यहाँ पे संगीता कलानिधि अवार्ड से यहाँ पे घोषित किया गया है। कृष्णा को संगीत कलानिधि पुरस्कार से यहाँ पे सम्मानित किया गया है, देख सकते हैं। इनका पूरा नाम जो है टोडर मधुभूषी कृष्णा है। यहाँ पे 2024 का संगीत कलानिधि पुरस्कार यहाँ पे इनको दिया गया है, सम्मानित किया गया है, किसके द्वारा, तो मद्रास संगीत अकेडमी के द्वारा, ये ध्यान रख सकते हैं। एक तरह से सबसे हाईएस्ट ऑनर अवार्ड ये बेसिकली कहलाता है, सर्वोच्च सम्मानों में से एक इसको माना जाता है। संगीत कलानिधि पुरस्कार को कर्नाटक संगीत में कहाँ पे सबसे हाईएस्ट ऑनर अवार्ड पे कहलाता है, तो देख सकते हैं ये अवार्ड जो है वो हाईएस्ट ऑनर कहलाता है कर्नाटक म्यूजिक में, कर्नाटक संगीत में सबसे हाईएस्ट ऑनर अवार्ड कहलाता है। और इसी अवार्ड को यहाँ पे अभी टीएम कृष्णा को यहाँ पे दिया गया है। 2016 में इसके पहले जो है इनको रेमन मैग्से अवार्ड से सम्मानित किया गया था, रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2016 में। और इसके साथ साथ नीना प्रसाद जो है, नीना प्रसाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको भी नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, देख सकते हैं। नृत्य कलानिधि से सम्मानित किया गया है, जो नृत्य के क्षेत्र में मद्रास संगीत अकेडमी की मान्यता है, देख सकते हैं। नृत्य क्षेत्र में मद्रास म्यूजिक अकेडमी को यहाँ पे रिकॉग्निशन दिया गया है डांस के क्षेत्र में, तो यहाँ पे नृत्य कलानिधि पुरस्कार यहाँ पे नीना प्रसाद को यहाँ पे दिया जाएगा, देख सकते हैं। तो याद रखिएगा कृष्णा, टीएम कृष्णा को यहाँ पे संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया, जो कि कर्नाटक म्यूजिक का सबसे उच्चतम पुरस्कार है। और यहाँ पर इनके साथ साथ डांस के क्षेत्र में यहाँ पे नृत्य कलानिधि पुरस्कार जो है वो नीना प्रसाद को यहाँ पे दिया जाएगा, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अगला न्यूज़ जो है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। रिजर्वेशंस यहाँ पे दिए जा रहे हैं पहाड़ी जो श्रेणी से जो बिलोंग करते हैं, या जितने भी दूसरे जो जनजातीय हैं जम्मू कश्मीर के, उनको यहाँ पे 10% का आरक्षण को यहाँ पे लेकर के मंजूरी यहाँ पे दी गई है। तो जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा यहाँ पे पहाड़ी और नई जनजातियों के लिए 10% आरक्षण को यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है, देख सकते हैं। यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है मनोज सिन्हा, ये ध्यान रख सकते हैं। इनको यहाँ पे हरी झंडी इनके द्वारा दिखा दी गई है। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन रूल 2005 को इन्होंने संशोधन किया है, आरक्षण नियम 2005 में संशोधन को हरी झंडी यहाँ पे दी गई है। और इस संशोधन के तहत 10% रिजर्वेशन जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है, किनको, आरक्षण देने की बात यहाँ पे कही जा रही है पहाड़ी जैसे नई शामिल जनजातियों को, देख सकते हैं। तो अमेंड किया गया है जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन रूल 2005 का, और इस अमेंडमेंट में साफ साफ रिजर्वेशंस को लेकर के बात कही गई है। 10% रिजर्वेशन जो है, जो नए ट्राइबल एरियाज जो है, नए जनजातीय जो पहाड़ी जो है, उनको यहाँ पे बेसिकली रिजर्वेशन देने की बात यहाँ पे कही गई है, जो बेसिकली एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके साथ साथ 15 और नए जो कास्ट है, समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के हिस्से के रूप में 15 नई जातियों के अन्य पिछड़े वर्ग में भी इसको जोड़ा गया है, देख सकते हैं। तो 50 न्यू कास्ट भी यहाँ पे ऐड किया गया अदर बैकवर्ड क्लासेस में,
एक तरह से अप्रूव प्रपोजल दिया गया सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा, समाज कल्याण विभाग के द्वारा। 15 जो न्यू कास्ट है उनको भी यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी में इनको ऐड किया गया है, ठीक है। तो अभी फिलहाल याद रखिएगा 10% रिजर्वेशन सिस्टम जो है पहाड़ी को, अभी जो नई जनजाति है वो किस सरकार के द्वारा यहाँ पे इसको दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा यहाँ पे इसको रिजर्वेशन दिया गया है। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन रूल 2005 को अमेंड करके, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर की मैं बात करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जम्मू कश्मीर का पूरा मैप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कैपिटल यहाँ पे श्रीनगर आप देख सकते हैं और यहाँ पे जम्मू देख सकते हैं, ठीक है। श्रीनगर जो है मई से अक्टूबर तक के महीने में ये कैपिटल रहता है और जम्मू जो है नवंबर से अप्रैल तक में ये आपको कैपिटल रहता है, ठीक है। तो ये एक देख सकते हैं यूटी कैटेगरी यहाँ पे इसको घोषित किया गया है। सदर्न पोर्शन में कश्मीर क्षेत्र आप यहाँ पे देख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट टोटल 20 यहाँ पर है जम्मू कश्मीर का, ये ध्यान रख सकते हैं। बॉर्डर जो है वो यहाँ पे कौन कौन से बॉर्डर को यहाँ पे टच करता है, कौन कौन से स्टेट के बॉर्डर को टच करता है, तो देख सकते हैं पंजाब के साथ ये अपना बाउंड्री शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ, लद्दाख के साथ ये अपने बाउंड्री को शेयर कर सकता है। यूटी की मैं बात करूँ तो ये पहले राज्य हुआ करता था, अब यहाँ पे इसको 31 अक्टूबर 2019 को यूटी घोषित कर दिया गया, ये ध्यान रख सकते हैं। तो आज के डेट में ये यूटी कैटेगरी में बिलोंग करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट एरिया बेसिकली ये माना जाता है इंडिया पाकिस्तान के साथ, खास करके 1947 के बाद से, और इंडिया चाइना के साथ 1959 के बाद से काफ़ी डिस्प्यूट आपको देखने को मिलता है इस एरिया में, ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपको देखने को मिलेगा, एक्सरसाइज से रिलेटेड है। लामित्या एक्सरसाइज बेसिकली ये है 2024 का, इंडिया और सेचल्स के बीच में। किसके बीच में? सेचल्स। सेचल्स कंट्री कहाँ पे लोकेटेड है? तो हिंद महासागर क्षेत्र में ये आपको देखने को मिलेगा। मेडागास्कर के बगल में आप इसको देख सकते हैं, ये कंट्री स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे 10वां एडिशन यहाँ पर बेसिकली इस अभ्यास का यहाँ पे हुआ है। सेशल्स में संयुक्त सैन्य अभ्यास लामित्य, एक्सरसाइज का नाम क्या है? लामित्य, ये याद रखिएगा। यहाँ पे बेसिकली भारतीय सेना और सेशल्स रक्षा बलों के बीच संयुक्त अभ्यास यहाँ पे हुआ है। ये कब हुआ है? 18 से 27 मार्च तक ये आपका आयोजन किया गया है, ये ध्यान रख सकते हैं। इसका नाम लामित्य जो है, इसका मतलब क्या हो गया? लामित्य का मतलब हो गया दोस्ती, ठीक है। दोस्ती एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो कि 2001 से सेशल्स में आयोजित किया जा रहा है। देख सकते हैं ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि आपको बाइनल ट्रेनिंग इवेंट आप देख सकते हैं, जिसको कंडक्ट सेचल्स में 2001 से किया जा रहा है। और इसी एक्सरसाइज को अभी फिलहाल 18 से 27 मार्च को कंडक्ट किया जा रहा है। कहाँ पे? सेशल्स में, ये ध्यान रख सकते हैं। ये एक्सरसाइज जो है एक तरह से, ये एक्सरसाइज जो है वो क्या करता है? शांति स्थापना अभियानों के दौरान दोनों पक्षों के बीच सहयोग और अंतर संचालनीयता को ये क्या करता है? बढ़ाता है। देख सकते हैं पीस कीपिंग ऑपरेशंस को ये क्या करता है? दोनों तरफ ये बेसिकली इसको बढ़ाता है, कॉपरेशंस बढ़ाता है, इंटर ऑपरेबिलिटी को ये क्या करता है? इन्हेंस करता है। तो दोनों देशों के बीच में एक तरह से जो दोस्ती है उसको यहाँ पे मजबूत करने को लेकर के ये एक्सरसाइज जो है 2001 से यहाँ पे कंडक्ट कराया जा रहा है और ये हर 2 साल में एक बार ये आपका होता है। 10वां एडिशन आप यहाँ पे देख सकते हैं इस एक्सरसाइज का हो रहा है जो कि सेचल्स में है, ये ध्यान रखिएगा। इस एक्सरसाइज का नाम है लामित्य। अब देख लेते हैं ये कंट्री कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये कंट्री आप देख सकते हैं हिंद महासागर में आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं देख सकते हैं हिंद महासागर में इस जगह पे बेसिकली ये आपका लोकेटेड है। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आप देख सकते हैं, ये मेडागास्कर आपको देखने को मिलेगा। यहीं पे ये आपका सेचल्स है, इसकी कैपिटल आप देख सकते हैं विक्टोरिया है। हिंद महासागर में ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 115 आइलैंड है, बेसिकली इस देश के 15 आइलैंड है, 115 आइलैंड है जो कि ईस्ट अफ्रीका वाले क्षेत्र में ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे कोरल रीफ्स आप देख सकते हैं, बीचेस देख सकते हैं। इसकी कैपिटल विक्टोरिया है। यहाँ की करेंसी जो है सेचेलियस रुपी है, ये ध्यान रख सकते हैं। लैंग्वेज यहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है, सेचेलियस क्रियोल यहाँ पे बोली जाती है। कॉन्टिनेंट अफ्रीका के अंतर्गत ये आपका आता है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर ये बेसिकली पॉपुलेशन की बात करूँ तो 1 लाख के आसपास यहाँ की पॉपुलेशन है, ये ध्यान रखिएगा। ईस्ट अफ्रीका वाले क्षेत्र में बेसिकली ये आपका कंट्री देखने को मिलेगा। हिंद महासागर वाले क्षेत्र में ये कंट्री सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं, उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। अगला न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर बेसिकली वांगचुक के द्वारा 21 दिन का यहाँ पे हंगर स्ट्राइक किया गया है लद्दाख में। देख सकते हैं सोनम वांगचुक, यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए 21 दिवसीय भूख हड़ताल यहाँ पे इसमें हंगर स्ट्राइक इन्होंने किया है। वांगचुक के द्वारा यहाँ पे 6ठी अनुसूची के कार्यान्वयन को प्रकाश डालने को लेकर के ये यहाँ पे 21 दिन का हंगर स्ट्राइक इनके द्वारा किया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं लद्दाख काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे स्टेटहुड का टाइटल यहाँ पे
स्टेटहुड राज्य का दर्जा के लिए यहाँ के लोगों के द्वारा डिमांड की जा रही है, या फिर 6 शेड्यूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर ये वांगचुक के द्वारा यहाँ पर बेसिकली डिमांड रखी जा रही है, ताकि स्पेशल कैटेगरी का यहाँ पे घोषित किया जा सके, ताकि यहाँ के कल्चर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, यहाँ की जो भाषा है, यहाँ के जो लोगों की कल्चर्स है, उसको यहाँ पे इन्वायरमेंट है, उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा सके। तो छठी अनुसूची के कार्यान्वयन पर प्रकाश यहाँ पे डाला गया। लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा इसकी पारिस्थितिकी, पर्यावरण और स्वदेशी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे यहाँ के लोगों के द्वारा 6 शेड्यूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, या फिर राजहुड का दर्जा यानी राज्य, इसको राज्य में कन्वर्ट करने को लेकर के, राज्य का दर्जा देने को लेकर के यहाँ पे इनके द्वारा ये सारे डिमांड्स रखे जा रहे हैं। और उसी चीज़ को लेकर के सोनम वांगचुक जो है वो 21 दिन के हंगर स्ट्राइक पे रखे हैं, ताकि सरकार के द्वारा जल्द से जल्द कोई ना कोई स्टेप लिया जा सके स्टेटहुड के दर्जा को देने के लिए लद्दाख, ये ध्यान रख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ के जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट और इनोवेटर यहाँ पे, जिनको बेसिकली सोनम वांगचुक को कहा जाता है, एक तरह से रेमन मैग्से अवार्ड से भी इनको घोषित किया गया था 2017 को। रेमन मैग्सेस पुरस्कार के विजेता बेसिकली कहलाते हैं जलवायु कार्यकर्ता प्रवर्तक सोनम वांगचुक, ये ध्यान रख सकते हैं। यूटी बेसिकली लद्दाख को कब घोषित किया गया था? 31 अक्टूबर 2019, ये ध्यान रख सकते हैं। उसके पहले ये बेसिकली जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत ये आपका आता था। तो एक तरह से आज के डेट में ये बेसिकली यूटी के कैटेगरी में है, जो कि 2019 में इसको घोषित किया गया। ठीक है, तो ये पूरा लद्दाख का पोर्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हैं, एक है कारगिल और एक है ले, ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पर ये यूटी के कैटेगरी में बेसिकली कहलाता है। 1947 से डिस्प्यूटेड एरिया काफ़ी कहलाता है पाकिस्तान के साथ, और 1959 से चाइना के साथ। ले कारगिल 2 यहाँ पे कैपिटल आप यहाँ पे देख सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट टोटल 2 है। यूटी बेसिकली 31 अक्टूबर 2019 को यहाँ पे इसको घोषित किया गया था। अगला न्यूज़ यहाँ पे त्रिनेत्र ऐप से रिलेटेड है, जो कि यहाँ पे त्रिनेत्र ऐप 2.0 यहाँ पे लॉन्च किया गया है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग में क्रांति लाने को लेकर के, रिवोल्यूशनाइज करने को लेकर के यहाँ पे त्रिनेत्र ऐप 2.0 की अगर मैं बात करूँ तो एक तरह से ये क्राइम प्रिवेंशन को रोकने के लिए, ठीक है, अपराध की रोकथाम की क्रांति लाने के लिए ये त्रिनेत्र ऐप 2.0 को यहाँ पे घोषित किया गया है। और ये बेसिकली अगर मैं बात करूँ, एडवांस प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेगा स्विफ्ट सस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन का। तो उन्नत प्लेटफॉर्म तेजी से संदिग्ध पहचान और साइबर अपराध मामलों के लिए आवाज़ नमूना विश्लेषण और जब्त किए गए सामानों के लिए QR कोड जनरेशन यहाँ पे ये प्रदान करता है, जिससे परिचालन दक्षता को ये क्या करता है, बढ़ावा देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी को ये आपका बढ़ाता है। एक तरह से जितने भी वॉइस सैंपल है उसको एनालाइज करता है, और साइबर क्राइम केसेस को ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, QR कोड यहाँ पे जनरेट किया जाता है, जो भी यहाँ पे सामान जो है सीज किए जाते हैं, ताकि उसको इन्हेंस किया जा सके ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए। 9.32 लाख क्रिमिनल रिकॉर्ड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आज के डेट में, डिजिटलाइज यहाँ पे किया गया है त्रिनेत्र डेटाबेस के अंतर्गत। और एक तरह से सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए सिक्योरिटी चेक के दौरान यहाँ पे आसानी होती है, लोगों को पहचान कर सकती है उसी चीज़ को लेकर के। तो हर एक रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने को लेकर के ये ऐप जो है यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है, ताकि हर एक रिकॉर्ड को यहाँ पे ट्रैक किया जा सके QR कोड के माध्यम से, और हर एक केसेस को बहुत जल्दी से डिटेल्ड वे में आइडेंटिफाई किया जा सके त्रिनेत्र डेटाबेस के अंतर्गत। ठीक है, तो सारे सस्पेक्ट को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है सिक्योरिटी चेक के दौरान इस ऐप के तहत, ये ध्यान रख सकते हैं। तो एक तरह से रिवोल्यूशनाइज लाने को लेकर के ये बात कही जा रही है उत्तर प्रदेश में, उसी को लेकर के यहाँ पे ये बात कही जा रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा त्रिनेत्र ऐप जो है वो कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा 2.0 ये बेसिकली लॉन्च किया गया। ये देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का मैप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये कौन कौन राज्यों के साथ ये अपना टच करता है, तो उत्तराखंड के साथ आप देख सकते हैं। ये भी उत्तराखंड पहले यूपी का ही हिस्सा हुआ करता था, 2000 में ये बेसिकली अलग होकर के सेपरेट स्टेट यहाँ पे बना है उत्तराखंड। हरियाणा के साथ हिमाचल प्रदेश देख सकते हैं, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश और झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ये सारे राज्यों के साथ ये अपना बाउंड्री जो है वो आपका शेयर करता है। टोटल पॉपुलेशन की बात करूँ तो 241 मिलियन यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पॉपुलेटेड स्टेट बेसिकली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला स्टेट आपका यूपी ही है। और अगर मैं बात करूँ कि यहाँ की
अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करूँ तो पूरे इंडिया का 16.5 पॉपुलेशन आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। यहाँ की कैपिटल की मैं बात करूँ, यहाँ पे कैपिटल जो है वो लखनऊ आप यहाँ पे देख सकते हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है, गवर्नर यहाँ पे आनंदीबेन पटेल है। यूनाइटेड प्रोविंस बेसिकली इसके पहले इसका नाम था 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेशी यूपाइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट टोटल 75, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, लोकसभा में टोटल सीट सबसे ज़्यादा सीट यहीं की है 80 है, ये ध्यान रख सकते हैं। अगला न्यूज़ बेसिकली निर्वाचन सदन से रिलेटेड है, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इनके द्वारा लॉन्च किया गया मिशन 414 कैंपेन, ये ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, ये ध्यान रख सकते हैं। तो इसकी पहल यहाँ पे शुरुआत की गई है ताकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे इसका लक्ष्य क्या है, 414 मतदान केंद्रों पर उच्च मतदाता मतदान को लक्षित करना है, देख सकते हैं। तो 414 पोलिंग स्टेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वोटर को टर्न आउट करना है। रजिस्टर्ड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 60% यहाँ पे प्रीवियस लोकसभा इलेक्शंस के वोट जो है वो यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए थे। तो 60% से कम मतदान यहाँ पे हुए थे, जिसको लेकर के इस बार जो है इसको इस रिकॉर्ड को ब्रेक करना है, मतलब इसको और 60% से ज़्यादा लेकर के आना है। ठीक है, तो ये कैंपेन जो है, कैंपेन अभियानों के प्रयासों का उद्देश्य क्या है, 1 जून को 6 विधानसभा सीटों और 4 लोकसभा सीटों के लिए होने वाला उपचुनावों के साथ लोकतंत्र को ये क्या करना है, आगे बढ़ाना है। देख सकते हैं 6 असेंबली सीट्स यहाँ पे कही जा रही है और 4 लोकसभा सीट्स को 1 जून को यहाँ पे ये क्या करना है, लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे एफर्ट्स लगाने, कैंपेन यहाँ पे किए जाने हैं ताकि एक तरह से डेमोक्रेसी को और इन्हेंस किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पे आकर के वोट दे सके। तो मिशन 414 इसलिए रखा गया, 414 पोलिंग स्टेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा वोटर अगर मैं बात करूँ तो लक्ष्य जो है उच्च मतदाता मतदान को यहाँ पे क्या करना है, लक्षित करना है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू है, ये ध्यान रख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात यहाँ पे कही जा रही है। मिशन 414 अभियान यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में ही इसको शुरुआत की गई है, ये ध्यान रखिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के मैप की अगर मैं बात करूँ टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके कैपिटल की अगर मैं बात करूँ तो इसका कैपिटल जो है वो बेसिकली शिमला है, शिमला इसका कैपिटल है और धर्मशाला भी आपको यहाँ पे इसका कैपिटल देखने को मिलेगा। 2 कैपिटल देख सकते हैं, समर कैपिटल समर शिमला है और विंटर कैपिटल धर्मशाला यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये नॉर्दर्न स्टेट है हिमालय का और एक तरह से ये बेसिकली दलाई लामा के द्वारा इसको होस्ट किया जाता है और यहाँ पर एक तरह से बुद्धिस्ट टेम्पल मोनास्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तिब्बतन कल्चर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा यहाँ पे। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। स्टेट फूल की बात करो तो पिंक रोडेंड्रॉन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टेट हाईकोर्ट है और ये 25 जनवरी 1971 को राज्य का दर्जा यहाँ पे इसको दिया गया था, ये ध्यान रख सकते हैं। स्टेटहुड का दर्जा जो है भारत का 25 जनवरी 1971 को यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। पड़ोसी अगर मैं राज्य की बात करूँ, लद्दाख के साथ बाउंड्री शेयर करता है, जम्मू कश्मीर के साथ, पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, उत्तराखंड के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ भी ये अपना बाउंड्री टच कर रहा है। देख सकते हैं सिरमौर वाला जिला जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ भी यहाँ पे टच हो रहा है, ये ध्यान रख सकते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो तेलंगाना के राज्यपाल, ये है तमिलसाई साउंडराजन, उन्हीं से रिलेटेड न्यूज़ है। रिजाइन दी है अभी तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई साउंडराजन ने इस्तीफा दे दिया है, जो गवर्नर के पद पर थी और एक तरह से पुडुचेरी के भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में थी। तो देख सकते हैं उपराज्यपाल पद से इस्तीफा इन्होंने दे दिया है और ये पूरी तरह से इन्होंने अपना, देखिए गवर्नर जो होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि गवर्नर के द्वारा रेजिग्नेशन किसको दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेजिग्नेशन दिया जाता है, रेजिग्नेशन दिया जाता है वो प्रेसिडेंट को दिया जाता है, जो कि आज के डेट में कौन है, प्रेसिडेंट मुर्मू जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके द्वारा आधिकारिक घोषणा यहाँ पे कर दी गई है और यहाँ पे इन्होंने इस्तीफा यहाँ पे राष्ट्रपति मुर्मू को यहाँ पे दे दिया है इन्होंने, ये ध्यान रख सकते हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है राजभवन में बेसिकली किया गया था और यहाँ पे हैदराबाद में इनका रेजिग्नेशन जो है एक तरह से रिलेटेड किससे है, रिलेटेड है लोकसभा चुनाव से, जो कि तमिलनाडु में होने जा रहा है। उन्होंने इस्तीफे को तमिलनाडु में 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने की उनकी योजना से जोड़ा है, देख सकते हैं। तो ये बेसिकली लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर के यहाँ पे इन्होंने प्लान कर रही है कि लड़ने को लेकर के उन्होंने योजना बना रही है और इसीलिए बेसिकली उन्होंने रिजाइन दिया है। चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना की मैं बात करूँ तो रेवंत रेड्डी है आज के डेट में। चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी की बात करूँ तो एन रंगास्वामी है, ये ध्यान रख सकते हैं। राज्यपाल दोनों जगह की थी, तमिलसाई साउंडराजन और इस यहाँ पे इनके द्वारा रिजाइन दिया गया है।
प्लान इनका जो है लोकसभा चुनाव लड़ने की योजना को लेकर के इनका प्लान है 2024 का, इसीलिए इन्होंने रिजाइन दिया है। तेलंगाना की मैं बात करूँ, देख सकते हैं महाराष्ट्र के साथ ये राज्य टच कर रहा है, छत्तीसगढ़ के साथ टच कर रहा है, आंध्र प्रदेश के साथ, कर्नाटक के साथ ये अपना बॉर्डर जो है वो शेयर कर रहा है। हैदराबाद यहाँ पे इसका कैपिटल है। देख सकते हैं स्टेट ऑफ साउदर्न इंडिया बेसिकली कहलाता है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी देख सकते हैं, गवर्नर तमिलसाई साउंडराजन देख सकते हैं। 2 जून 2014 को ये बेसिकली 29वें राज्य के रूप में ये बेसिकली स्थापना की गई थी। इसके पहले ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट है, ये ध्यान रख सकते हैं तेलंगाना का। ठीक है, अगला जो न्यूज़ है वो सिकल सेल एनीमिया को लेकर के, जिसको यहाँ पे डेवलप किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं रूम टेम्परेचर में सिकल सेल रोग के लिए कमरे के तापमान की पहली दवा को यहाँ पे विकसित की गई है। इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्सी यूरिया ओरल सस्पेंशन। देख सकते हैं ये पहला ऐसा दवा है जो कि इसको रूम टेम्परेचर में यहाँ पे इसको डेवलप किया गया है। यहाँ पे बेसिकली कम लागत पर इलाज को यहाँ पे पेश करता है। लोअर कॉस्ट में ये बेसिकली ट्रीटमेंट यहाँ पे ऑफर करता है। ये बेसिकली अकम्स ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स ने इस दवा को यहाँ पे विकसित किया है। देख सकते हैं अकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स यहाँ पे डेवलप किया गया। कंपनी के द्वारा यहाँ पे जीवन बदलने वाली यह दवा सरकार को 600 रुपये से कम लागत पर उपलब्ध कराने का दावा दिया गया। देख सकते हैं ये कंपनी के द्वारा बोला गया कि ये जो लाइफ चेंजिंग मेडिसिन है ये सरकार के तरफ से ये देख सकते हैं 600 से भी कम रुपए में ये बेसिकली लॉन्च किया जाएगा, दिया जाएगा, वादा किया गया इनके द्वारा उपलब्ध कराने को लेकर के। इसका दवा का नाम क्या है? हाइड्रोक्सी यूरिया ओरल सस्पेंशन, ये ध्यान रख सकते हैं। ये सिकल सेल डिजीज को लेकर के है जो यहाँ पे लॉन्च किया गया। सिकल सेल डिजीज की मैं बात करूँ तो एक तरह से इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जो एक तरह से बेसिकली हेमोग्लोबिन को प्रभावित करता है। ठीक है, तो उसी बीमारी को लेकर के यहाँ पे ये जो ड्रग है रूम टेम्परेचर में इसको यहाँ पे डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। तो ये पूरा आज का करंट अफेयर था। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से ये सारे न्यूज़ को समझा होगा। आइए अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कितने अच्छे से आप लोगों ने सारे न्यूज़ को अच्छे से कवर किया है, कितनी चीज़ें याद है। क्वेश्चंस को बारीकी से समझिएगा और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में अपने तरफ से दीजिएगा। बहुत कम लोग कमेंट सेक्शन में भाग ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिस्सा लीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मैं बढ़ा सकूं और अच्छे से आप चीज़ें जो है अपने आप को टेस्ट कर सकें। करंट अफेयर के मेमोरिंग पावर कितनी है, कितना अच्छे से आप सारे करंट अफेयर कवर कर पा रहे हैं, रिवीजन किस लेवल पे हो रहा है, वो अपने आप को एक बार आप टेस्ट जरूर करें इन सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करके। चलिए क्वेश्चन जो है आपके सामने देख सकते हैं। अभी फिलहाल तमिलसाई साउंडराजन जो है अपने पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है। वह किस राज्य की राज्यपाल रही है, राज्यपाल थी, वो आपको बताना है। पहला नंबर क्वेश्चन ये है, आपको राज्य बताना है, किस राज्य की राज्यपाल थी, वो राज्य का नाम बताना है। दूसरा न्यूज़ है, हाल ही में पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पढ़ाया है मैंने अभी आप लोग को, किसे सम्मानित किया गया? पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार जो है वो आपको किसको दिया गया वो आपको बताना है। तीसरा, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में, नए अध्यक्ष कौन बने प्रसार भारती के, उनका नाम आपको बताना है, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। चौथा, महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का खिताब किस टीम ने जीता है? टीम बताना है आपको, किसके द्वारा यहाँ पे वुमेन प्रीमियर लीग का जो विनर है वो कौन है वो आपको बताना है। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, मजुली मास्क जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, मजुली मास्क जीआई टैग अभी दिया है, उसको किस राज्य में इसको जीआई टैग दिया गया वो आपको बताना है। राज्य का नाम बताना है। मजुली मास्क याद है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। फिर हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए, उनका नाम बताना है। अध्यक्ष का नाम बताना है, ये आपको बताना है। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन है। आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, जितने भी लोग यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं। देखते हैं कितने लोग आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, ताकि एक तरह से आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकें। ये था पूरा आज का करंट अफेयर। आई होप आपको पूरा अच्छे से कवर हुआ होगा। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये साहस सीरीज़ जो है रोज़ सुबह 8 बजे यहाँ पे आपको कवर कराया जाता है, जहाँ पे बाइलिंगुअल्स में आपको सारी चीज़ें कवर कराई जाती है, इंग्लिश हिंदी दोनों में नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन कर सकें और बाकी लोग भी करंट अफेयर को डेली बेसिस का कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।